ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ाई जा रही थी तो उसमें कुछ ऐसी चीज सामने आई। यहाँ सेरेब्रम के अंदर एक एरिया होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, जो पूरे सेंसरी सिस्टम को बॉडी के गवर्न कर रहा होता है। उस पोर्शन में हर हिस्से का, बदन के हर हिस्से का एक नुक्ता होता है। तो उसकी जब सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक देखी तो एकदम मैं चौंक गया कि वो सीक्वेंस एग्जैक्टली वो थी जो हम वजू के अंदर फॉलो करते हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी साफ बात बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा शख्सियात से मुतासिर नहीं होता हूं। मेरे नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ें नहीं हमेशा वो अल्लाह की किताब और अल्लाह का रसूल। मुसलमानों के यहाँ पर जो बच्चों के दरमियान जो वक्फा होना चाहिए, कुरान भी जिसकी तरफ इशारा करता है 3 साल का वक्फा। कुरान में है कि भाई 2 साल तक दूध पिलाए, तो अगर 2 साल तक मुस्तकिल कोई औरत दूध पिला रही है जो बाज़ाब्ता तरीके से, तो अगला बच्चा होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं उस पीरियड में, प्रेगनेंसी के। मैं देखता था मुसलमानों में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, टीबी के बहुत शिकार होते थे, और बच्चे मालूम हुआ कि 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनमें से 3 छोटे-छोटे भाई हैं, उनको टीबी के नोट्स हो रहे हैं। तो मुझको इस चीज़ को लेकर थोड़ी परेशानी थी कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग को लेकर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर एड्स को रोकना है तो मैंने इस बात पे जोर दिया, प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें टोटल बैन होनी चाहिए। और साथ में मैंने ये बात कही, एंड आई वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू आर्ग्यू दिस, सर्कमसिजन शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। पिछले 25-30 साल में अगर कोई एक प्रैक्टिस सब ज्यादा मौत के लिए जिम्मेदार है, जो ह्यूमन प्रैक्टिस, तो दैट इज सेक्स। फंडामेंटल प्रोहिबिशंस के नाम की कोई चीज दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेगी। इस्लाम इज ए 3-dimensional constitution which gives equal emphasis to fundamental rights, fundamental duties and fundamental prohibition। मैं ये नहीं कह सकता कि मुसलमान रियली जिस तरह का होना चाहिए उस तरह के हैं, जाहिर नहीं है। 100% मुसलमान इस्लाम को इस तरह फॉलो करना चाहिए नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में अगर अल्कोहल कंजम्पशन सबसे कम है तो मुस्लिम कंट्रीज में मिलेगा। एड्स से मरने वाले या सेक्स बीमारियों से शिकार जो लोग सबसे कम रहे हैं वो मुस्लिम कंट्रीज में रहा। इवन कोविड जो पिछले दिनों था उसमें भी मुस्लिम कंट्रीज रिलेटिवली कम शिकार हुए। अमेरिका में क्राइम रेट मैक्सिमम है, दुनिया में रेप्स मैक्सिमम है, मर्डर्स मैक्सिमम है, पूरा फैमिली सिस्टम टोटल डिसइंटीग्रेट हो चुका है। एक बड़ी तादाद में बच्चों को अबॉर्शन करके पेट में ही मारा जा रहा है। इफ एनीथिंग डोमिनेट्स द वर्ल्ड इट इज प्योर इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स भी सिर्फ उनकी जो ऊपर बैठे हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स जो है वो कर रहे हैं। मुझको राहुल गांधी की तरफ से भी एक इन्विटेशन आया था कि वो मुझसे मिलना चाहते थे, तो मेरी उनसे एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी, ऑलमोस्ट विच लास्टेड अराउंड 50 मिनट्स, और मैंने पूरा उनको प्रेजेंटेशन दिया था। बिजनेस इज द मस्ट, बिजनेस के बगैर कोई भी कम्युनिटी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती। शर्त बस वही है कि इस्लामिक बाउंड्रीज में रहते हुए हम किसी को गलत किस्म के व्यापार नहीं करेंगे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द एचआरएस शो। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करने जा रहे हैं हु हैज़ हैड मैनी कैप्स ऑन हिज हेड। मैंने बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में अपने खिदमात को अंजाम दिया है, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए। बहुत सारी कोशिशें ऐसे अंदाज में की हैं कि आप उनकी एक एक बुक को एक एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ सकते हैं। ही हैज़ सर्व्ड इन योपा यूनिवर्सिटी एज अ चेयरपर्सन फॉर इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च। डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर रहे हैं आप। फिजिशियन, इस्लामिक थिंकर, सोशल फिलोसोफर, ऑथर, डॉक्टर, सो मेनी कैप्स ऑन हेड। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद जमील साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका हमारे इस शो पर, और बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये दावत दी मुझको। सर, ये हमारी ज़रा नवाजी है, क्या ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमको ये मौका फराहम फरमाया है। सर, बात वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कहानियाँ शुरू होती। आपके बचपन से जो सफ़र शुरू हुआ, फिर कैसे कैसे आप अपने डॉक्टरी तक पहुँचे। देखिए, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, और मेरे वालिद साहब जमील अहमद एडवोकेट साहब मरहूम एडवोकेट थे, और बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडीज़ के अंदर काफ़ी वन ऑफ द टॉपर्स था। और 10th में जब मैं 10th का रिज़ल्ट आया यूपी बोर्ड में, उस ज़माने में मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का पहला मुस्लिम था कि जो विद ऑनर्स जिसने पूरा का पूरा एग्ज़ाम पास किया। और जो है उसके बाद में इंटरमीडिएट के बाद में मेरा सिलेक्शन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जो आज भी वन ऑफ द बेस्ट है, उस ज़माने में तो नंबर 2 रैंकिंग थी उसकी, उसमें मेरा MBBS में सिलेक्शन हो गया। इस बीच में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो भी मेरी पूरी स्कूल के लाइफ रही है और उसमें रही, तो मेरी एक्टिविटीज़ हम हमेशा वैराइटीज़ बहुत रही हैं। मैं अपने स्कूल डेज़ में भी एक तरफ पढ़ाई में भी वन ऑफ द टॉपर्स था, दूसरी तरफ
कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। तीसरी तरफ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई भी प्रोग्राम साल में मेरे बगैर नहीं हो पाता था, जिसमें मेरी मौजूदगी ज़रूर रहती थी। और अक्सर और बेशतर वो ऐसा होता था कि मैं कोई पहले से तैयार नहीं होता था, अचानक ही मुझसे कहा जाता था कि आज आपका कोई आइटम आपको प्रेजेंट कर दीजिए। तो कभी मुझसे कंडक्ट कराया जाता था, कभी कोई मिमिक्री या कभी कोई इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, कोई नज़्म कोई गज़ल मुझसे सुन लेते थे। तो अक्सर रहता था और ये सिलसिला हमेशा जारी रहा। और मैं बचपन में ही जब 9th-10th में था, उस ज़माने में भी मैं लेटर टू द एडिटर्स कुछ अखबारों में मेरे पब्लिश हुए, इवन इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ। उसके अलावा BBC हिंदी उर्दू सर्विस में सुना करता था और इंग्लिश सर्विस भी, वहाँ पर भी मेरे लेटर्स ब्रॉडकास्ट हुए उस ज़माने में जब मैं 9th-10th का स्टूडेंट था। ये कौन से ईयर की बात हो रही है? ये मैंने हाई स्कूल किया 1973 में। 73 हाँ, तो तकरीबन उस ज़माने की बात है जी। और मैं तो इंटर भी मैंने 16 ईयर्स की एज में मेरा इंटरमीडिएट हो गया था जी। तो 17 ईयर्स की एज में मैंने MBBS ज्वाइन कर लिया था जी। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू था। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही कुछ मज़हब की तरफ एक पूरा झुकाव था, लगाव था। और MBBS फर्स्ट सेकेंड ईयर में था मैं, जब एनाटमी पढ़ रहा था, तो उस वक्त एक चीज़ ऐसे सामने आ गई जो मेरे पहले बाकायदा बाज़ाब्ता एक मजमून की बुनियाद पड़ गई, जिसमें जो मेरा बाकायदा पब्लिश्ड आर्टिकल, एक फुल फ्लेज्ड रिसर्च आर्टिकल जिसको कह सकते हैं आप, कि ब्रेन की एनाटमी पढ़ाई जा रही थी। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ सामने आई, यहाँ सेरेब्रम के अंदर एक एरिया होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, जो पूरे सेंसरी सिस्टम को बॉडी के गवर्न कर रहा होता है। यानी टच है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब जो एहसासात है बॉडी के, वो सेंसरी सिस्टम से गवर्न होते हैं। और उसमें उस पोर्शन में हर हिस्से का, बदन के हर हिस्से का एक नुक्ता होता है कि यहाँ से वो गवर्न हो रहा है, वहाँ से गवर्न हो रहा है। अच्छा। तो उसकी जब सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक देखी तो एकदम मैं चौंक गया कि वो सीक्वेंस एग्जैक्टली वो थी जो हम वज़ू के अंदर फॉलो करते हैं। अच्छा। वज़ू असल तो यहाँ से शुरू होती है। तो उसमें सबसे पहले होंठ थे, फिर दांत थी, फिर ज़बान थी, फिर नाक थी, उसके बाद ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, हिस्सा, फिर जैसे वज़ू में हम करते हैं। फिर हाथ थे कोहनी तक, फिर इसी तरह बाद में सर था और आखिर में सर के बाद गर्दन थी जो मसा करते हैं, और आखिर में पैर थे जी। तो और उसमें फिर ये भी देखा हमने कि चूँकि बॉडी का जाहिर है वज़ू में हम ऑलमोस्ट 20% ही करीब बॉडी का बाहर का पोर्शन हम कवर कर रहे होते हैं, बाकी बॉडी छुपी रहती है तो उसको हम धोते ही नहीं हैं। तो एक उसमें एक पिक्चर भी सामने आई हमारे बाद में, जिसको हम होमनक्यूलस कहते हैं। होमनक्यूलस में इंसान का जो मिनी मैन है वो यहाँ ब्रेन में होता है, यानी उसकी एक ख़ास किस्म की शक्ल है। वो शक्ल अगर आप देखें, आपको उस पर इंटरनेट पे आप होमनक्यूलस करेंगे तो मिल जाएगी। वो बड़ी ख़तरनाक शक्ल होती है कि उसका मुंह इतना बड़ा है, ज़बान इतनी बड़ी है, नाक इतना बड़ा है, हाथ बहुत बड़े हैं, और बाकी जो ज़रा सा बदन है वो इतना सा है उसमें। तो वो जाहिर है वो जो इमेज है वो इस एतबार से है कि किस बॉडी का कवरेज कितना ब्रेन के अंदर है। तो उसमें ये बात साबित हो गई कि वज़ू के अंदर जिन पोर्शंस को हम यूज़ कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, वो वहाँ पर कवरेज उनका बहुत ज़्यादा है, और जिनको हम नहीं कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा कवरेज है उनका। तो यानी हम बाहर से तो वज़ू मुश्किल से 20% तकरीबन कवर होता होगा बॉडी का, लेकिन वहाँ पर वो तकरीबन 80-85% कवर हो रहा है ब्रेन के अंदर। तो बस इस तरीके से एक सिलसिला, फिर नेक्स्ट ईयर इसी तरीके से नमाज के ऊपर पूरा आर्टिकल, और इसके बाद एक सिलसिला, एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया फिर तो एक के बाद एक इंशाल्लाह। तो मेडिकल कॉलेज के ज़माने में भी मेरी, चूँकि मैं तमाम ये भी कोशिश करता था कि दावत दीन का काम भी किसी हद तक थोड़ा बहुत करता था जहाँ भी वक्त मिलता था, और किस्म के प्रोग्राम्स में भी शरीक रहता था। तो एक सिलसिला इस तरीके से शुरू से ही चलता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में, आपके वो पीरियड में जब भी आप अपने ग्रेजुएशन में हैं, उस वक्त तक सबसे ज़्यादा असरअंदाज आपके ऊपर कौन सी शख्सियात रही? देखिए, मैं आपको बड़ी साफ बात बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा शख्सियात से मुतासिर नहीं होता हूं, लेकिन उसको अपने सर पर सवार नहीं करता हूं। मेरे नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ें नहीं हमेशा, वो अल्लाह की किताब और अल्लाह का रसूल, और जो है इवन पुरानी किताब में, यानी जो मैंने तो तौरात और इंजील, बाकायदा ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, वो भी हमेशा पढ़े हैं, वो डिटेल में किया है। तो मेरे नज़दीक जो है उन, ज़ाहिर है तमाम रसूल हैं या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं या बहुत अहम उलमाए दीन हैं, वो सब उनका कहीं ना कहीं असर रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा माखज़ रहता है वो वही सोर्सेज रहती हैं, कुरान और हदीस, और इवन मैं जो पुरानी किताबें हैं उनसे भी मैंने फ़ायदा उठाया है।
और उसके अलावा जो भी यानी आज के करंट दौर में जिस तरह की जो साइंसेस हैं उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह, तो उनको मैं देखता हूँ कि और उनको हम कुरान की रोशनी में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, कुरान और रसूल की रोशनी में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लेकिन जाहिर है बहुत सारी शख्सियात हैं ऐसी जो तबलीगी जमात किससे जुड़ी शख्सियात इंडिया में जब बात करूँगा मैं, तो जाहिर है अल्लामा इकबाल हैं, मौलाना मौदूदी हैं, उसके अलावा जो तबलीग से जुड़े हुए हजरात हैं, शेखुल हदीस साहब रहे हैं, वो उनका बड़ा रोल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अपना रोल है, सर सैयद अहमद ख़ान का अपना रोल है। तो ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं कि जिनका नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं हमेशा जो मैं नहीं, कोई आपके करीब जैसे आपके जानने पहचानने वालों में से, आपके असातिज़ा में से? असातिज़ा में मैं ये नहीं कह सकता किसी के बारे में भी कि जिससे मैं ज़ाती तौर पर कोई, चूँकि हम तो एक ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स थे जी। और तो यानी मेरा तो इवन जो 5th क्लास तक था मैं भी एक जैन स्कूल में पढ़ता था, और जो है फिर तो मेरे तो टीचर्स क्या और स्टूडेंट्स मेरे साथी थे वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम हुआ करते थे। तो उनमें जाहिर है वो यानी एक स्कॉलरली एतबार से, दुनियावी एतबार से उनमें से बहुत सारे लोग सलाहियतमंद थे और उनसे मुतासिर थे हम। लेकिन ओवरऑल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में मैं किसी का नाम लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, चूँकि मेरा ऐसे लोगों से रब्ता उस ज़माने में तो कम से कम नहीं था। जी, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग करियर चूज़ करते हैं, अभी भी है वो तो चीज़, वो क्रेज़ अभी भी है हिंदुस्तान में कि हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? कि बहुत पैसे कमाना चाहता है। आपने डॉक्टरी तो हासिल कर ली, आप डॉक्टरी प्रैक्टिस भी कर रहे थे। बहुत कम देखा जाता है फिर डॉक्टरी से आप टीचिंग की तरफ जो है ना मूव कर जा रहे हैं। नहीं, ये भी मेरे साथ असल में इत्तफाक़ात ज़्यादा हुए हैं। अच्छा। मेरे साथ चीज़ें बहुत, मैं अगर कहूँ कि बहुत प्लान्ड वे में हुई हैं, जो मेरी ज़िंदगी के तमाम, मैं तो उनको हादसात कहता हूँ, एक के बाद एक होते चले गए। या ऐसा है कि आपकी कहानी इतनी अच्छे से लिखी गई है कि आपको अलग अलग जगहों से खुदरत ने गुजारा है? बस ये जो भी तो अल्लाह की तरफ से है कि चूँकि हमेशा मेरे साथ तो ये होता रहा है कि भाई मैं मेडिकल में भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई बचपन से बहुत क्रेजी था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। लेकिन चूँकि हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने, कि मैं डॉक्टर बनूँ, वो चाहते थे कि उनके बेटों में से कोई डॉक्टर बने, और मेरे 2 बड़े भाई थे, उन दोनों को उन्होंने चाहा, वो दोनों नहीं बने। और मुझे इस बात का एहसास रहा कि अब मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी करनी है। तो इसलिए मैंने बुनियादी तौर पर ये वजह थी मेरी मेडिकल लाइन चूज करने की। कोई ऐसी पर्टिकुलर नहीं थी, ऐसा फिक्स नहीं था, बस तो ओपन ऑप्शन था। तो बस वो उनकी ख्वाहिश थी चूँकि वालिद साहब की, तो इसलिए बस उस ऑप्शन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चुन लिया। अच्छा, उसके बाद में ये पूरा जो मेरा इस्लाम से लगाव और उर्दू ज़बान से लगाव, मैंने बताया कि मुझे को बाकायदा, मैं आपको बताया कि मैं कोई ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ा जहाँ पर उर्दू पढ़ाई जाती हो, मेरा कोई बाज़ाब्ता उर्दू का वो नहीं रहा, उस्ताद नहीं रहा। अच्छा। मैं आज की तारीख़ में मुझे बतौर शायर भी लोग जानते हैं, मेरी कुछ शायरी का मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा है। तो मैंने चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें होती गई इत्तफाक़ात से, ऐसी चीज़ें। और उसके बाद में जो आपने ख़ास तौर पर ये सवाल किया कि मेडिकल से टीचिंग में, वो भी इत्तफाक ऐसा है कि टीचर का प्रोफेशन उतना हमारे यहाँ जो चेज़ नहीं किया जाता, क्योंकि मैं तो 30 ईयर्स तक सहारनपुर में प्रैक्टिस करता था बाकायदा। लेकिन उसके बाद में चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान भी बहुत काम मेरा सामने आ रहा था, और एक के बाद एक किताबें भी सामने आ रही थी, और बहुत मेरा वर्क मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर काफ़ी दुनिया में, चूँकि मैं उस ज़माने में जो मुख्तलिफ याहू और गूगल प्लेटफॉर्म्स वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था मैंने। शुरू में अखबारात में लेटर्स टू द एडिटर और मज़ामीन उर्दू अखबारात में भी दिल्ली के, और टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में लेटर टू द एडिटर बहुत लिखा करता था। तो एक लोग काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई थी, एक ज़माने में ही पॉपुलरिटी, एक ज़माने में। तो वो उसके बाद में ये तो फिर इत्तफाक है, टीचिंग की जो बात की तो बहुत लेट वाक़या हुआ है कि चूँकि जब मैं प्रैक्टिस में था तो उसके बाद में मुझे के रहमान ख़ान साहब, जो उस ज़माने में डिप्टी चेयरमैन थे राज्यसभा के, 2010 की बात है, उनकी तरफ से अप्रोच मुझे की गई कि भाई उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने ये हमको सजेस्ट किया कि भाई आपके, हम चूँकि आप बहुत सारे लोग आपकी तमाम राइटिंग्स के बहुत दीवाने हैं, और सब ये समझते हैं कि अगर मुसलमानों का एक पूरा डेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम, एक डॉक्यूमेंट तैयार हो, तो वो बहुत बड़ी मुफीद चीज़ हो सकती है जो बाज़ाब्ता हो, और ये काम हम समझते हैं कि आपके अलावा आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी राय है कि आप इसके ऊपर तवज्जो दें। और फिर ये हालात बने कि मैं प्रैक्टिस छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हुआ, और दिल्ली में 6 साल तक मेरी पहले मुस्लिम विज़न ऑफ सेक्युलर इंडिया जो बहुत पॉपुलर डॉक्यूमेंट था,
वो आई, फिर उसके बाद में मुस्लिम मोस्ट सिविलाइज्ड एस्ट्रोनॉट ऑफ, वो भी बहुत पॉपुलर हुई। एक किताब और आई, कुरानिक पैराडाइम ऑफ हेल्थ करके। उस वक्त मुझे 2016 में येनपा यूनिवर्सिटी ने अप्रोच करना शुरू किया कि हम आपके लिए स्पेसिफिकली एक चेयर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। और मैं इनिशियली बल्कि तैयार भी नहीं था, चूँकि दिल्ली से मैंगलोर जाना तो बहुत बड़ा वो आपको इतना हाँ आसान नहीं था। पूरा साउथ माइग्रेशन बहुत बड़ा है और ज़्यादा मुझको मालूम भी नहीं था ना मैंगलोर के बारे में ना येनपा यूनिवर्सिटी के बारे में, कभी नहीं गए। हाँ, तो मुझको पता भी नहीं था। तो लेकिन ये कि जब कई लोगों के ज़रिए मुझ पर प्रेशर डाला गया, तो मैं वहाँ पर मुझको उन्होंने बुलाया कि कम से कम एक मरतबा आप विज़िट कीजिए। और जब मैंने विज़िट किया और वहाँ पर जो कुछ मैंने देखा, मैं दोनों चीज़ों से बहुत मुतासिर हुआ, मैंगलोर शहर से भी और येनपा यूनिवर्सिटी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और उनका तरीक़ा और जितना एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। और फिर मैंने उनकी बात मान ली और मैंने वहाँ पर वो पोजीशन कबूल कर ली। तो मैं जो टीचिंग का दौर है तो मेरा मुश्किल से जो बाज़ाब्ता टीचिंग, यानी वैसे तो तकरीर करते करते और ये करते, वो भी सब टीचिंग का हिस्सा ही है एक तरीके से, लिखना पढ़ना भी, लेकिन जो बाज़ाब्ता टीचिंग का दौर तो मेरा मुश्किल से कोई 8 साल का दौर है बस, जो मैं यहाँ पे जी ख़ास तौर पे आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो ये चीज़ों पे तो हम आएंगे बहरहाल किताबों पे, पहला जो इत्तेफाक रहा है कि लिखने का, आपने बोला कि मुसलमानों के हालात के ऊपर, तो ये होता है ना कि आप एक थॉट प्रोसेस से गुजरते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट कर जाती हैं, कुछ एंजाइटीज़ होती हैं जिससे आदमी बाहर निकलता है। यही ना, कई सारे लोग हैं जो इस वक्त हसास भी हैं, उस वक्त भी हसास रहे होंगे, जिनको है तकलीफ़, बट वो ये रास्ता इख्तियार नहीं करते अपनी बात को पहुंचाने का या अपनी आवाज़ को उठाने का। आपने इख्तियार किया, तो कैसे उसके ज़राए बने? मैंने बताया कि पहली बात तो है कि मुझको लिखने का बचपन से ही कुछ था कि मैं जब अपनी पहला लेटर के जरिए से पहला लेटर टू द एडिटर मेरा इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था जब मैं 8th क्लास में था। अच्छा। तो मैं कुछ ना कुछ जो भी जहन में आता था लिख देता था, कुछ ना कुछ इस तरह के। उस ज़माने में भी कॉलेज की मैगजीन वगैरह में मुझसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की जाती थी आर्टिकल्स की, तो मैं लिख देता था। और उसके बाद में फिर मैंने, जैसे आपको बताया अभी पहले कि भाई मेडिकल कॉलेज में जाकर बाज़ाब्ता फुल फ्लैश जो मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं वहाँ पहली बार पब्लिश होने शुरू हुए। 3-4 आर्टिकल मेरे मेडिकल कॉलेज में रहते हुए पब्लिश हो गए थे। उसके बाद जब प्रैक्टिस शुरू की तो उसके 2 साल बाद ही 1984 या 85 की बात है, जब शाहबानो केस जब हो गया, उसका वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने मुझे हिला दिया। चूँकि उसमें यकसा सिविल कोड की डिमांड थी और मेंटेनेंस के बारे में वो बात कही गई थी जो इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखती थी। तो मैं पूरे हिंदुस्तान में पहला आदमी था कि जिसने उसके ख़िलाफ़ जुलूस का ऐलान कर दिया। और वो जुलूस, यानी उस फैसला आने के अगले जुमे को ही हमने सहारनपुर में एक बहुत बड़ा मैंने जुलूस निकलवाया, जिसमें कोई 50,000 की गैदरिंग, उस ज़माने में सहारनपुर कोई इतना बड़ा शहर में नहीं था, लेकिन ये कि उस ज़माने में 50,000 की गैदरिंग मौजूद थी और बहुत कामयाब, बहुत जुलूस निकला वो। उसमें उस ज़माने में जो मदरसा मज़ाहिलूम के सबसे ज़्यादा वेल नोन मुफ्ती थे पूरे इंडिया में, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब और शहर काजी, वो सामने जा रहे थे। इवन शियों के पेश इमाम भी शामिल हो गए थे उसमें। तो एक बहुत ही कामयाब जुलूस, तो वहाँ से सिलसिला। और उसके बाद चूँकि उस ज़माने में उर्दू अखबारात में ख़ास तौर पर इन इशूज़ को लेकर बहुत बहस चल रही थी कि मुसलमानों में 4 शादियों का मामला है, तलाक़ का मामला है और भी मुस्लिम इशूज़ हैं। तो उन पर मैंने उस ज़माने में बहुत लिखना शुरू कर दिया था, उर्दू अखबारात में भी, और उसके अलावा जो अंग्रेज़ी में जैसे रेडियंस या बाद में एक ज़माने में फिर इस्लामिक वॉइस वगैरह में, इन अखबारात में मैं बहुत लिखता रहता था। तो इस सिलसिला इस तरीके से शुरू हो गया। एक के बाद एक इत्तफाक़ात होते चले गए। तो बस वो एक बड़े अहम सेंसिटिव मुद्दा कहूँगा, एक बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे आपने किताब लिखी 1993 में, उसका तस्करा करिए आप। देखिए, उस ज़माने में चूँकि मैं एक डॉक्टर भी था और डॉक्टर में मैं ये महसूस करता था बहुत ज़्यादा कि मुसलमानों के यहाँ पर जो बच्चों के दरमियान जो वक्फ़ा होना चाहिए, जो कुरान भी जिसकी तरफ इशारा करता है 3 साल का वक्फ़ा, तो कुरान में है कि भाई 2 साल तक दूध पिलाए। तो अगर 2 साल तक मुस्तकिल कोई औरत दूध पिला रही है जो बाज़ाब्ता तरीक़े से, तो अगला बच्चा होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं उस पीरियड में प्रेगनेंसी के। तो अगर 2 साल के बाद किसी स्टेज में प्रेगनेंसी होगी तो ज़ाहिर है तकरीबन 3 साल का वक्फ़ा 2 बच्चों के दरमियान ऑटोमेटिक बन जाता है जी। और मैं देखता था मुसलमानों में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, टीबी के बहुत शिकार होते थे, और बच्चे मालूम हुआ कि 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनमें से 3 छोटे भाई हैं, उनको टीबी के नोट्स हो रहे हैं और बहुत सारी। तो मुझको इस चीज़ को लेकर थोड़ी परेशानी थी कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग को लेकर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं इसको इस्लामिक और मेडिकल पॉइंट को मिलाकर, एंगल से दोनों को, इसके ऊपर मैं अपना तज्जिया पेश करूँ।
तो उस वक्त मेरी किताब इस्लाम और फैमिली प्लानिंग आई, और वो फिर इतनी मकबूल हुई कि कई लाख किताबें उसकी जो है शाये हुई। और उस वक्त उलमाए दीन ने इन जनरल उसको सब ने ये तस्लीम कर लिया कि इसमें जो है ख़ास तौर पर हमारे मज़ाहिर के उलमाए दीन ने, जिनका मैंने पहले भी तज़किरा किया, वो मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने, उनसे मैंने किताब पूरी उनको पहले दी थी पढ़ने के लिए, ताकि मैं ऐसे कोई ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए। तो उन्होंने उसके साथ पूरा इत्मीनान का इज़हार किया था। तो उसके बाद में वो किताब आई और बहुत बड़े पैमाने पर उसके ऊपर उस ज़माने में अच्छा खासे अखबारात में तफसीरें और बहस भी हुई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस मुद्दे पर मुसलमानों में एक वो पैदा हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। दोनों बातें, चूँकि मैंने दोनों तरफ वो किया था कि भाई कौन से मेथड्स अलाउड हैं और कौन से नहीं हैं जी। और मैंने कि क्या कंडीशंस हैं। मैंने ये बात नहीं कही कि बच्चों की तादाद इतनी कम ही होनी चाहिए। मैंने सिर्फ इस बात पे जोर दिया कि घर की फैमिली के हालात को देखकर जो भी कुछ हालात हैं उस हिसाब से हस्बैंड और वाइफ को यह हक हासिल है कि वो इस बारे में अपना फैसला करें। हेल्थ फैक्टर्स को हाँ, देखते हुए, हेल्थ फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स को देखते हुए उन्हें यह हक हासिल है। लेकिन इस बात पे मैंने जोर दिया कि 3 साल का वक्फा तो होना ही होना चाहिए जी, उसकी पूरी ज़रूरत है। और उसमें ये बात आज भी मुझे इस बात का अफसोस होता है कि इस बात की तरगीब मुसलमान औरतों को और बल्कि मुसलमान घरों को नहीं दी जाती कि जो कुरान का हुक्म है सीधा सीधा कि हर माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए। मुस्लिम माएँ भी बहुत कम ऐसी होती हैं जो बच्चों को 2 साल मुसलसल दूध पिलाती हैं। तो 2 साल मुसलसल दूध पिलाना मेडिकली भी इंतहाई अहम है। एक तो वो फैमिली प्लानिंग का तो कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो और उन औरतों को में बहुत कम होती हैं जो 2 साल तक दूध पिलाती हैं बच्चों को। उन बच्चों में भी उनकी एज भी बच्चों की भी बढ़ जाती है, एवरेज एज जो 2 साल तक दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं। तो माँ के दूध में जो पूरा उसकी जो पॉजिटिव्स हैं वो बाकी दूध के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसको बहुत, मैं अभी भी ये बात कहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस है कि उसका ज़िक्र खुतबात जुमा में कहीं नहीं होता और भी लोग बहुत तकरीरों में उसका ज़िक्र नहीं करते, जबकि इसको तो बाकायदा एक कैंपेन देने की ज़रूरत है। ये ऐसे टॉपिक्स हो गए हैं, ऐसे सेंसिटिविटी उसके ताल्लुक से बनाई गई है कि उसके मामले में इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। ये मैं कहूँगा कि हम इग्नोरेंस में भी जो है वो ठीक है कि इसके बारे में जानना नहीं है या पढ़ना नहीं। सही बात है। यहाँ तक कि अगर कोई आपकी बात से डिसएग्री भी करना चाहे तब भी उसे चाहिए कि वो पढ़ ले, सही बात, वो जान ले। नज़रिए में इख्तलाफ हो सकता है। इसके बाद एक और सेंसिटिव टॉपिक था, इसके बाद एक और किताब आपकी आई द किलर सेक्स के नाम से। हाँ, द किलर सेक्स, और इस किताब के बीच में और दो किताबें हैं जो लिंक हैं एक दूसरे से। अच्छा। क्योंकि व्हेन माय दिस बुक इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग केम, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द देन डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर ललित मोहन नाथ। ओके। वो उन्होंने मुझको लेटर लिखा कि ही वांट्स टू मीट मी एंड ही वांट्स मी टू राइट अ बुक ऑन एड्स, ए सिमिलर वर्क एज आई रोट ऑन फैमिली प्लानिंग। ओके। तो मैं उनसे पर्सनली मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि चूँकि एड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रहा है, उस ज़माने में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था और अब तो तकरीबन दुनिया में पिछले 25 सालों में 4 करोड़ लोग एड्स से मर चुके हैं। तो वो जो हैं, तो उन्होंने जब जोर दिया तो कि भाई इसके ऊपर आप फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट अगर आप इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं तो लिखिए। तो वो फिर मेरे लिए एकदम से नया सब्जेक्ट था, लेकिन अल्लाह मदद करता है, विद इन फ्यू मंथ्स मैंने वो किताब कंप्लीट कर ली, इस्लामिक मॉडल फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स। और जिसमें पहली बार मैंने ये बात कही कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक फोर्सेस ने जिस तरीके से सेक्स को कमर्शलाइज कर दिया है, जी, दिस कमर्शलाइजेशन ऑफ सेक्स हैज़ बिकम ए बिग फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ द डिसीजेज लाइक एड्स एंड सिफिलिस एंड सो मेनी अदर डिसीजेस। तो वो जो है, अगर एड्स को रोकना है तो मैंने इस बात पे जोर दिया कि भाई इसको कमर्शलाइजेशन ऑफ सेक्स को तमाम इसके खिलाफ भरपूर कैंपेन की ज़रूरत है। प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, ये सब चीज़ें टोटल बैन होनी चाहिए। और साथ में मैंने ये बात कही, एंड आई वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू आर्ग्यू दिस, सर्कमसिजन शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को हमें पूरा WHO जो चला रही है उसको, उसमें सर्कमसिजन को बाकायदा इसको प्रमोट किया जाए। और WHO ने उसको 12 साल बाद मेरी बात को माना और फिर उसका रिजल्ट ये निकला है कि बाकी दुनिया में भी अब सर्कमसिजन नॉन मुस्लिम्स भी बहुत बड़ी तादाद में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी बहुत पॉपुलर हो गया है, बिकॉज वो इट इज़ अ क्लियर ऑब्स्टेकल इन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड सेक्स रिलेटेड डिसीजेज। तो इसके बाद में तो इसमें पहली बार वो कॉन्सेप्ट आया, तो इसी में चूँकि पहली बार मैंने इकोनॉमिक फोर्सेस का जिक्र किया था कि किस तरह डोमिनेंस हुई, तो उसके बाद में मेरी किताब आई द डेविल ऑफ इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म।
जिसमें पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स की कॉर्पोरेट फोर्सेस का डोमिनेशन किस तरह हुआ, उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस था कि किस तरीके से उन्होंने पूरी जो है पॉलिटिक्स को अपने कब्जे में लिया, किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिक तमाम जितने चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे फाइनेंस सेक्टर्स हो, चाहे प्रोडक्शन हो, उनको कैसे अपने कब्जे में किया, किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को अपने कब्जे में किया, किस तरीके से रिलीजन को बाहर करने की कोशिश की, और किस तरीके से तमाम ह्यूमन वीकनेसेस जिनमें अल्कोहल है, गैम्बलिंग है, सेक्स है, उनको कमर्शलाइज किया और उसके कितने खतरनाक नज़ारे निकले। तो उसके बाद बिकॉज दैट बुक रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो सम पीपल टोल्ड मी कि नाउ इसमें आप एक स्पेसिफिक जो आपका सेक्स रिलेटेड है उसको भी ज़रा सा अलग से भी उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। देन आई ऑथर्ड दैट बुक द किलर सेक्स, जिसका पूरा एम्फेसिस कि दुनिया में किस तरीके से सेक्स को कमर्शलाइज करके किस तरीके से बर्बादी फैलाई गई है दुनिया के अंदर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पिछले तकरीबन 25-30 साल में अगर कोई एक प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मौत के लिए ज़िम्मेदार है, जो ह्यूमन प्रैक्टिस, तो दैट इज़ सेक्स। चूँकि ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में जिस तरीके से यानी प्रोमिस्क्यूटी जितनी बढ़ गई है, एक यानी मैंने जो मेरे जब पोलीगेमी के सवाल किए जाते थे तो मेरे आर्टिकल्स बहुत सारे आए इस तरह के, पोलीगेमी वर्सेस प्रोमिस्क्यूटी। क्या यार इस्लाम में तो एक आदमी को मैक्सिमम 4 की इजाज़त है, और वो 4 पहली बात तो वो नौबत बहुत कम आती है चूँकि पॉपुलेशन के अंदर मेल फीमेल रेशो उतना ही नहीं कि हर आदमी करे, वो मुश्किल से 1-2% ही लोग ऐसा कर सकते हैं जो एक से ज़्यादा शादियाँ करें, वो भी नहीं। और लेकिन अगर वो हो भी तो वो जो जिन एक से ज़्यादा अगर किसी की 3 वाइफ हैं, 2 वाइफ हैं, तो उनका ताल्लुक उन औरतों का सिर्फ उसी मर्द से, किसी और से नहीं। लेकिन प्रोमिस्क्यूटी में एक मर्द का ताल्लुक 10 औरतों से, उन 10 मर्दों का ताल्लुक अलग अलग 50 मर्दों से, उन 50 मर्दों का ताल्लुक फिर, तो ऑलमोस्ट इवन अमेरिका में और उसमें बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स सामने आई हैं कि इवन ऑलमोस्ट 80-90% पीपल है बिकम प्रोमिस्क्यूअस, यानी ऐसे 80-85% जो एक ही वक्त में जिनके ताल्लुकात मल्टीपल, एंड दैट हैज़ बिकम द बिगेस्ट रीज़न फॉर द स्प्रेड ऑफ एड्स। और चूँकि एड्स का कोई इलाज मुद्दत तक तो था ही नहीं, अब कहने को एंटीवायरल थेरेपी आ गई है, लेकिन उसका भी असर बहुत कम है। और रिज़ल्ट ये है कि ऑलरेडी 4 करोड़ पीपल मर चुके हैं, और अभी भी दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ लोग एड्स का शिकार हैं इस वक्त भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जो है वो कहने को वो, इसीलिए उन्होंने उसके खिलाफ एक ज़माने में जो कैंपेन बहुत एड्स को लेकर करते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया है, चूँकि बिकॉज नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द मेडिसिन। इनका चूँकि मेरा पूरा आर्गूमेंट प्रिकॉशंस पे या फिर केयरफुलनेस पे नहीं जा रहे हैं, ये मेरा आर्गूमेंट पूरा रहा है कि जो पूरे कॉर्पोरेट लॉबी है इनका, जो इसे मैं इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म कहता हूँ, उसका तरीका ये है कि वो पहले कॉजेस को कमर्शलाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स को, फिर ट्रीटमेंट को, फिर सॉल्यूशन को कमर्शलाइज करते हैं। पहले अल्कोहल बेचो, फिर अल्कोहल का इलाज बेचो, पहले ड्रग्स बेचो, फिर ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश करो। चूँकि अगर ड्रग्स ही नहीं बिकेंगी तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर कैसे चलेंगे? अगर बीमार ही नहीं होंगे तो डॉक्टर क्या कमाएंगे? मेडिसिन क्या कमाएंगे? मेडिसिन कैसे चलेंगी? तो इसलिए वो इंटरेस्ट उनका, बिकॉज देयर मेन इंटरेस्ट इज इन मनी, मेकिंग मनी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस, इन रियल हेल्थ, ह्यूमन वेलफेयर के फेवर में ये लोग नहीं है। 2024 में मैंने पहली मरतबा आपसे मुलाकात भी हुई की थी, वहीं आपको बराह रास्त सुना भी था स्टेज पे। आप शाहीन आए हुए थे, विजन 2037 एक प्रोग्राम था, शाहीन अब्दुल खदीर साहब ने वहाँ बीदर में उसको ऑर्गेनाइज किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई विजिटेड शाहीन एज वेल। वहाँ पे आपने ख़ास तौर पे एक चीज़ का जिक्र किया था कि वाई द कैपिटलिस्ट्स वांट यू टू गो अवे फ्रॉम योर रिलीजन और योर गॉड। तो उसको आपने बताया था कि वो कैसे जो है वो पूरा उनके इकोसिस्टम को सस्टेन करता है या एस्टैब्लिश करता है, और वो क्यों डरते हैं कि लोग रिलीजन की तरफ ना जाएं, ये आपने कहा था। जी हाँ, चूँकि देखिए असल में रिलीजन के साथ में उनको क्या दिक्कत है रिलीजन से? उनको रिलीजन किससे यही दिक्कत है कि रिलीजन में मोरल वैल्यूज़ हैं, सब रिलीजन में है तकरीबन, इस्लाम में बहुत स्पेसिफिकली उसके ऊपर बहुत एम्फेसिस है, और रिलीजन्स में भी तकरीबन है, लेकिन उतना एम्फेसिस नहीं है जितना इस्लाम में बड़ी क्लियर कट बाउंड्रीज हैं नाम के साथ में। हाँ, क्योंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए पूरे दुनिया के जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस को देखेंगे तो सब 2 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिसमें भी एक डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है। एक डायमेंशन है उनकी फंडामेंटल राइट्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो निस्बतन बहुत कमज़ोर है। फंडामेंटल प्रोहिबिशंस के नाम की कोई चीज़ दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेगी। इस्लाम इज़ ए 3 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें विच गिव्स इक्वल एम्फेसिस टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल प्रोहिबिशन। आप क्या कर सकते हैं,
आपको क्या करना आपकी जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है आपके ऊपर, और क्या करना आपको अलाउड नहीं है। तीनों चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। और जो चीज़ें इस्लाम ने हराम की हैं वो चीज़ें हैं जिनका ह्यूमन हेल्थ पर या सोसाइटी पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट खतरनाक किस्म का जी हराम, तमाम इंसानी हाँ, तमाम इंसानी बीमारियां, और उसके अलावा जो वैसी प्रॉब्लम्स है, हालात की बीमारी जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, सोशल साइटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो उनको ये लगता था कि अगर रिलीजन जो है स्ट्रॉन्ग रहा तो हम ये तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं और सब्सटेंसेस जिनको वो चाहते थे कि उनके अंदर बहुत कमर्शियल दम है, चूँकि ह्यूमन वीकनेसेस, ह्यूमन ससेप्टेबिलिटीज़ है, आदमी उनकी तरफ बहुत जल्दी माइल हो जाता है। तो उनको अगर कमर्शलाइज करना है तो उसमें रिलीजन को साइडलाइन करना होगा। कम्युनिस्ट ने तो बिल्कुल टोटली उसको निगेट कर दिया, लेकिन वेस्टर्न फोर्सेस ने कहा कि सीधे सीधे ना कहो, बल्कि चुपचाप खामोशी से, चूँकि अगर सीधे सीधे कहोगे तो लोग मुखालफत भी हो सकती है, तो इसको चुपचाप तरीके से कहो, एजुकेशन से बाहर निकाल दो, गॉड का जिक्र ख़त्म कर दो। So they came in the shadow of modernism, हाँ, रिफॉर्मेशन, लिबरेशन, लिबर्टी, और उन्होंने नाम देने शुरू कर दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस। जी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं बेंगलोर में मुझको बुलाया गया था, 2000 गालिबन 7-8 की बात है जी। एक इंटरनेशनल चर्चेस जेनेवा की तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलोर में, वाइटफील्ड चर्च में। बहुत बड़ा सेमिनार था, 3 दिन का, और आई वॉज वन ऑफ द फ्यू इन्वाइटेड फ्रॉम इंडिया, ऑलमोस्ट प्रॉब्ली पीपल वर फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री जी। तो उसमें मेरी टॉक इसी टॉपिक पर चल रही थी, इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म और सेक्स रिलेटेड जो। तो उसके बाद में टॉक के बाद में इंटरेक्शन में एक यंग लेडी खड़ी हुई, कहने लगी कि आई एम फ्रॉम जेनेवा एंड आई एम अ क्रिश्चियन, बिलीविंग क्रिश्चियन। कि क्या होता है कि जब हम जो हैं जैसे अपने कंट्री में होते हैं तो रात में डिनर खा रहे हैं, तो आफ्टर डिनर व्हाट हैपन्स है, सडनली स्टेज पर एकदम धमाका होना शुरू होता है, एंड वन वुमन विल कम एंड शी विल स्टार्ट थ्रोइंग हर क्लोथ्स, और उसकी पब्लिक खूब झूमती है, और हम बीइंग ए क्रिश्चियन वी डू नॉट लाइक इट, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तो उसकी चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, हम उसे मना कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा देखिए फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है, बात बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कहा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि मिसाल के तौर पर एक नाश्ते की टेबल पर आपने अपनी फैमिली के बच्चों समेत सबको बुला रखा है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और उसमें टेबल के ऊपर आपने फ्रीडम ऑफ चॉइस के तहत उसमें चाय भी रखी है, कॉफ़ी भी रखी है, दूध भी रखा है, जूसेस भी रखे हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें मालूम हुआ चरस भी रखा है, गांजा भी रखा है, वाइन भी रखा है, और सिगरेट भी रख रखी हैं। तो मैंने कहा वुड यू कॉल इट अ फ्रीडम ऑफ चॉइस? मैंने कहा दिस इज़ नॉट अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस मस्ट मीन फ्रीडम ऑफ गुड चॉइसेस ओनली, नॉट फ्रीडम ऑफ बैड चॉइस। मैंने कहा आप डेथ की चॉइस को फ्रीडम ऑफ चॉइस कह रहे हैं। मैंने कहा आप सड़कों पर जाते हैं, क्या क्यों पाबंदी लगाते हैं कि आप राइट साइड में रहिए या लेफ्ट साइड में रहिए? नहीं कहिए कि हाँ क्या करिए, तो क्यों? तो मैंने कहा फ्रीडम ऑफ चॉइस इज़ वेरी गुड कंसेप्ट इन इस्लाम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, but the choice only should be healthy choices, good choices, not the bad choices, not the deadly choices. For you and the society. For you and the society. जी. तो वो जो है, तो वो कह रही कि नहीं दिस इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट, या आपने बात समझाई है हमें, हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। तो वही है कि उसको जो है उन्होंने, चूँकि उनको लगता था कि रिलीजन को फॉलो करेंगे तो पब्लिक कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बचेगी, और उसका आज भी देखा जा सकता है। देखिए मुस्लिम कंट्रीज़ में और मुस्लिम सोसाइटीज़ में, इसके बावजूद कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुसलमान रियली जिस तरह का होना चाहिए उस तरह के हैं, ज़ाहिर नहीं है 100% मुसलमान इस्लाम को जिस तरह फॉलो करना चाहिए नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में अगर आप, चूँकि मेरी तो बुक्स में बाकायदा मैंने डेटा दिए हैं कि दुनिया में अगर अल्कोहल कंजम्पशन सबसे कम है तो मुस्लिम कंट्रीज़ में मिलेगा, अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे कम है तो मुस्लिम कंट्रीज़ में मिलेंगी, एड्स से मरने वाले या सेक्स बीमारियों से शिकार जो लोग सबसे कम रहे हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ में रहे। इवन कोविड जो पिछले दिनों था उसमें भी मुस्लिम कंट्रीज़ रिलेटिवली कम शिकार हुए और कंट्रीज़ के मुकाबले। उसका भी रीज़न ये था कि जैसे अमेरिकन कंट्रीज़ में नाइट लाइफ बहुत कॉमन उस ज़माने में भी, कोविड में भी रही, और नाइट लाइफ की वजह से वो सारी बीमारियाँ खूब फैली। अमेरिका जैसे कंट्री, यानी जो अपने आप को विच कॉल्स इट द मोस्ट एडवांस्ड एंड कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर डेथ्स हुई हैं अमेरिका में हुई, तो पूरे वर्ल्ड की डेथ्स जितनी हुई हैं
तकरीबन उसकी फिगर्स पहले 65 लाख आ रही थी, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है। उनमें मैक्सिमम डेथ जो हुई हैं किसी एक कंट्री के अंदर वो अमेरिका में हुई हैं। ऑलमोस्ट 15 लाख डेथ्स हुई अमेरिका में। इंडिया में तकरीबन 5 लाख डेथ्स हुई। तो अगर इंडिया को हम ये मान लें कि इंडिया में चलिए अंडर रिपोर्टिंग भी थोड़ी बहुत हुई होगी, 5 की जगह चलिए हम मान लें कि 10 मरे होंगे, लेकिन फिर भी अमेरिका की पॉपुलेशन 33 लाख के आसपास, इंडिया की 145 करोड़, सॉरी 33 करोड़ और 145 करोड़, ऑलमोस्ट 4 गुना का फ़र्क है। तो उस हिसाब से इंडिया की ओवरऑल रेशो बहुत कम है उससे भी। और इवन जो कंट्रीज़, इवन हमारे जो पड़ोस के कंट्रीज़, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें भी बहुत कम डेथ्स कोविड रिलेटेड हुई हैं, और अरब कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो वो उसके पीछे भी रीज़न ये है कि जो मुस्लिम्स ने जो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में नाइट लाइफ और इस तरह रिलेटिवली बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, तो उसका असर दिखाई देता है पूरा उसमें। Sir, what economic principles from Islamic thought deserve greater attention in today's world? इन टुडेज वर्ल्ड, जी, इन जनरल। in general. हाँ ना, बिकॉज देखिए जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस्लाम इज़ ए कॉन्सेप्ट which is aimed at establishing what I call holistic peace in this world. Holistic peace means it is not peace limited to certain things. For example, if you read the definitions given by the world organizations, then they will define peace as absence of war and civil wars, etc., and absence of violence. But in Islam, peace is a bigger definition. Islam, in fact, the word Islam means peace, and which has to be achieved through submission to God, because God knows best what is best for humanity. तो वो जो है उसमें इकोनॉमिक्स में इस्लाम की खूबी ये है कि इस्लाम का अल्टीमेट एम इज़ टू एस्टेब्लिश पीस, एंड एवरी पार्ट ऑफ गवर्नेंस, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम, वेदर इट इज़ सिस्टम ऑफ लिविंग, एवरीथिंग, और फैमिली सिस्टम, एवरीथिंग हैज़ टू वर्क इन अ वे विच सस्टेन्स पीस and which establishes peace. This is the basic ideology of Islam. Ultimately, and that is not just for Muslims, it is for the whole world. Islam is meant for the whole world, not just for Muslims. And Islam is not just कि भाई इबादत है, नमाज रोज़ा है। इस्लाम उससे आगे बढ़कर पूरा उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी मौजूद है, उसमें कम्युनिटी लाइफ भी मौजूद है, उसमें नेशनल इंटरनेशनल इशूज सब उसके अंदर दायरे में आते हैं कि ऑल शुड फॉलो द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। और इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि एक तरफ तो ये है कि 3 डायमेंशनल सिस्टम है इस्लाम का, कि वो ड्यूटीज, राइट्स, प्रोहिबिशंस। तो बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड प्रोहिबिशंस हैज़ नो प्लेस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी applied in the world if this world is to be saved from the chaos which is it has become totally immersed in. आज की दुनिया में क्या है, चारों तरफ अगर आप कहने को सोसाइटी डेवलप्ड है और ये है, कारें हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन अदरवाइज दुनिया में क्राइम्स हद से ज़्यादा, और उन सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा जो अपना आपको सबसे ज़्यादा एडवांस कह रही हैं, अमेरिका में क्राइम रेट मैक्सिमम है दुनिया में, रेप्स मैक्सिमम है, मर्डर्स मैक्सिमम है, पूरा फैमिली सिस्टम टोटल डिसइंटीग्रेट हो चुका है। एक बड़ी तादाद में बच्चों को अबॉर्शन करके मारा जा रहा है, पेट में ही मारा जा रहा है, बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स जो सस्टेनेबल नहीं है, वो टेम्परेरी रिलेशनशिप्स का हिस्सा हैं। तो उसका रिजल्ट में हो रहा है। तो इस्लाम ने इन चीज़ों को के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया कि जिसमें 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और 3 टियर सिस्टम क्रिएट किया। 3 टियर का मतलब इंडिविजुअल एक टियर है, फैमिली इज सेकंड टियर, एंड सोसाइटी इज थर्ड टियर। आज के दौर में फैमिली को बिल्कुल टोटली डिसइंटीग्रेशन, वन ऑफ द एम्स ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाज आल्सो टू डिसइंटीग्रेट फैमिली सिस्टम, बिकॉज उनको लगता था कि जब तक फैमिली सिस्टम मजबूत है तब तक वो सारी जो सोशल इविल्स हैं उनको उस तरह कमर्शलाइज नहीं हो सकते जिस तरह वो चाहते थे। तो वो जो है, तो इसलिए 3 टियर सिस्टम क्रिएट किया इस्लाम ने। और उसके बाद में फिर ये कि उसको पर्सनल लेवल पर भी आप नहीं करें, आपकी जो पर्सनल डेफिनेशन भी हेल्थ की इस्लाम के हिसाब से, जो नॉर्मल डेफिनेशन है हेल्थ की WHO के हिसाब से, दैट इज़ हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेकिन इस्लामिक कंपोनेंट में जो मैंने इस्लामिक डेफिनेशन दी है उसमें जो एडिशन किया है कि वन इज़ स्पिरिचुअल वेलबींग इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट जी। Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, and which has to be maintained through health protective system at the individual level, at the family level and at the social level and at the level of governance. यानी उसको जिम्मेदारी भी मैंने बता दी है। इस्लाम हेल्थ वहाँ वर्ल्ड में तो ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, जिम्मेदारी इंडिविजुअल की है कि वो अपनी हेल्थ का वो करे, बाकी उसकी जिम्मेदारी नहीं है सोसाइटी की। अगर वो पी रहा है शराब तो उसकी मर्जी है, अपना पिए ना पिए, उसको कौन ज़बरदस्ती थोड़ी पिला रहे हैं, उसकी मर्जी है ना पिए। तो अगर वो अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहता है ना पिए।
तो वो तो ये है, लेकिन इस्लाम में ये है कि नहीं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी चीज़ों को सोसाइटी में एक्सपोज ही ना होने दे कि जो चीज़ें डेंजरस हैं, उन चीज़ों को होने ही ना दे। उनके लिए कानून भी हैं, उनके लिए सब जो है। तो इसलिए इस्लाम का ये, मैं इस बात पर बहुत ज़ोर दूंगा कि जो कुरान में भी जब हम बात करते हैं, कुरान क्या कह रहा है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो अम्र बिल मारूफ करती हो और नही अनिल मुनकर करती हो। तो अम्र बिल मारूफ यानी वी हैव टू कैंपेन फॉर गुड प्रैक्टिसेस, इन फेवर ऑफ गुड प्रैक्टिसेस एंड अगेंस्ट प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस जी। तो वो जो है, तो इस्लाम का एक मेजर रोल है कि आप उसके खिलाफ। अब प्रॉब्लम ये है कि सो कॉल्ड जो मुस्लिम वर्ल्ड है, अब वो उसको सिर्फ उनके नज़दीक इस्लाम सिर्फ इतना है कि नमाज़ पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया। उन्होंने कभी वर्ल्ड लेवल पर कैंपेन नहीं चलाया कि भाई जिस अल्कोहल से हर साल मिनिमम 50 लाख लोग मर रहे हैं, उसके खिलाफ हम उस कैंपेन क्यों हम यूएनओ में जाकर हमारे लीडर्स नहीं कहते कि भाई विच इज़ किलिंग सो मेनी पीपल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल, फैमिलीज। तो वाई इट शुड बी अलाउड, वाई इट शुड बी मार्केटेड, इट शुड बी कम्प्लीटली बैंड। या जिन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से दुनिया मर रही है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, उनको कैसे अलाउ कर रहे हैं आप? कोई नहीं करते। जबकि दिस शुड बी, बिकॉज नाउ वी आर इन अ पोजिशन, ये बात आप 100 ईयर्स पहले आपके लिए इतना आसान नहीं थी, बट नाउ इट इज बिकम वेरी ईजी फॉर इस्लामिक स्कॉलर्स टू प्रोड्यूस स्टेटिस्टिक्स विच आई हैव बीन डूइंग इन माई बुक्स, इन माई आर्टिकल्स, इन डिटेल्स. I am giving lots of statistics regarding what is the impact of these practices और उनसे कितने लोग मर रहे हैं. तो हम why we don't argue our leaders, हमारे कंट्री के किसी प्रेसिडेंट ने आज तक कभी यूएनओ में जाकर ये डिमांड की कि भाई ये चुप चीज़ें हैं, इनको क्यों नहीं बैन किया जा रहा है, जिन चीज़ों से दुनिया मर रही है. छोटी छोटी चीज़ें जो उनके मतलब की होती हैं उसके ऊपर तो कैंपेन हो जाते हैं. सब टेररिज्म से इतना मर रहा है, टेररिज्म से 1000 मरते होंगे, सेक्स से लाखों मरते हैं, टेररिज्म से 1000 भी नहीं मरते पूरे साल में, जो सो कॉल्ड टेररिज्म है. तो वो जो है, तो ये पूरा कैंपेन इस्लाम का जो पूरा होलिस्टिक पीस का कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. और स्पेसिफिकली उसमें वही, मैं चूँकि फैमिली को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया कि हेल्थ का मैक्सिमाइजेशन और फैमिली वैल्यूज़ का मैक्सिमाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर जाहिर है सिस्टम ऑफ जो गवर्नेंस है हमारा, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसा, इकोनॉमिक सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बिकॉज इन इकोनॉमिक सिस्टम हमको वी हैव टू इंश्योर कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ बैड प्रैक्टिसेस है इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सेकंड दूसरा, उसके अलावा हम पूरे जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं विच इंश्योर इकोनॉमिक इक्वलिटी. आज की दुनिया में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है. तो उस इनकम इनइक्वलिटी को एड्रेस करने के लिए इस्लाम ने पूरा सिस्टम ऑफ ज़कात, पहली बात तो फंडामेंटल प्रोहिबिशंस भी उसको कम करने में बहुत मदद करेगा. चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद का में बेचारे जो शराबों का शिकार है उनका पैसा सारा उसमें बर्बाद हो जाता है या उसके इलाज में बर्बाद हो जाता है, वो इस वजह से गरीब हो रहे हैं एक बड़ी तादाद. तो जब इन चीज़ों से अगर बचेंगे तो वैसे ही प्रॉस्पेरिटी आएगी. और उसके अलावा इस्लाम का जो पूरा सिस्टम ऑफ ज़कात है, सिस्टम ऑफ उश्र है, उसका भी जिक्र आजकल लोग नहीं करते हैं. तो एक उश्र मीन्स टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एंड आई अप्लाई इट ऑल्सो ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑल्सो, कि भाई उसका भी जो है, तो अगर इस्लाम बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्स लगाएंगे हम, तो उसमें इनकम टैक्स नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा, उसमें वेल्थ टैक्स होगा. क्योंकि बिकॉज ज़कात इज इक्विवेलेंट टू वेल्थ टैक्स. और दूसरा प्रोडक्शन टैक्स होगा. तो उसमें जब वेल्थ टैक्स होगा और प्रोडक्शन टैक्स होगा तो ज़्यादा जो रियल जो वेल्दी पीपल हैं उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, गरीब टैक्स से बच जाएंगे. और जब जीएसटी या सेल्स टैक्स कम होंगे तो ज़ाहिर चीज़ों की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली पब्लिक को होगा. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. और हमें ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम तरजीह देना है जो इस्लाम कह रहा है कि इस्लाम में जो है, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया है, जिसे व्हाट आई कॉल थियोमेरिटल डेमोक्रेसी इन इस्लाम. इस्लाम इज़ ए डेमोक्रेसी, बट वैसी डेमोक्रेसी में और इस्लाम की डेमोक्रेसी में फ़र्क ये है कि इस्लाम में थियो मीन्स कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस है वो तो हमें जो गॉड ने दे दी उसी को हमको फॉलो करना है. मेरिटो मीन्स सिर्फ अच्छे लोग जो कैरेक्टर के अच्छे हैं वही लोग, आपको उनको ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी. ये नहीं क्या जो तमाम जिसके ऊपर पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसका कैरेक्टर पूरे सबको दुनिया को मालूम है कितना बेकार है, वो एमपीज बने बैठे हैं. इंडिया के पार्लियामेंट में एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है. तो ये जो है वो तो उसको एक अच्छे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सा बन गया है.
हाँ कि वो जब तक ना हो, इज नॉट लुकिंग अ पोटेंशियल कैंडिडेट, यार तो उसमें वो बात नहीं है। ज़्यादा क्या है, सोसाइटी रिफॉर्मेशन की ही तो बात करता है। हाँ, तो इसलिए जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरिट हो, और फिर डेमोक्रेसी की पब्लिक सब इलेक्शंस कर रहे, सब इख्तियार हो सबको वोट देने का, लेकिन ओनली गुड पीपल शुड बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, ताकि जो भी उसमें आए दे शुड बी गुड कैरेक्टर जी। पीपल। आपकी इस बात के बाद थोड़ा सा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इस सोसाइटी के ताल्लुक से बात करें, इनमें कंटेम्प्रेरी एजुकेशन या जो चेज फॉर एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म और कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये जो सारा कुछ एक सर्कल सा चला हुआ है कि जिसमें एक चेज़ ये है कि हर कोई चाहता है कि वो ग्रो हो, बट एट द सेम टाइम न्यूक्लियस फैमिली के जो वैल्यूज़ और स्ट्रेंथ्स हैं वो हर फैमिली लूज़ कर रही है, जिसकी वजह से ऑन अ लार्जर स्केल, लार्जर पर्सपेक्टिव, लार्जर पिक्चर, व्हाट वी आर विटनेसिंग कि ये जो सोसाइटी है इसमें हर कोई एक दूसरे से कटा कटा सा है, काउंटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस फैमिली, जो माँ बाप और बच्चे हैं, फिर इमीडिएट जो भाई बहन या कज़न्स हैं। सोशल जो बॉडी का जो फॉर्मूला हुआ करता था, जो काफ़ी स्ट्रेंथ हुआ करता था 20-30 साल पहले आज से, अब वो बहुत कटा हुआ है, विच लीड्स अगेन, ये कहाँ लीड करता है, ये ऐसी चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है ग्रोथ की पर्सपेक्टिव की। तो डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि क्या ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिकल हो, नंबर वाइज हो, और एट द सेम टाइम इट वुड बी और कॉस्ट के फ्यूचर में सोसाइटी का क्या बनेगा? हाँ, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, ये वो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नो डाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आगे बढ़े होंगे या इन्होंने बिल्डिंग अच्छी बना लेंगी, बट वो सब कुछ है, बट जैसा आपने तस्करा किया, टू go down to that level of humanity and psychology where the filth is being accepted as a freedom of choice, and when the good things are taught or asked to, it's been considered as the limitation, or rather it's like a force कि भाई आप कैसे रोक रहे हैं, तो आप फ्रीडम दे दीजिए। तो जो मिसाल आपने पेश की बच्चों के सामने ऑप्शंस रखने की, कहीं ना कहीं हम भी तो वहीं जा रहे हैं फिर। हाँ बिल्कुल, सवाल थोड़ा सा लंबा है, बट इंडिया इज रिलेटेबल वही है, इंडिया इज फास्ट गोइंग टुवर्ड्स द सेम वेस्टर्न मॉडल। वो उसी वो आज रो रहे हैं इस हाल पे जहाँ पहुंचे हुए। हाँ, तो वो उसी मॉडल की तरफ जा रहा है। यहाँ भी जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हद दर्जा बढ़ चुका है, और उस कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के मल्टीपल नुकसान हैं। पहला नुकसान तो प्योरली एजुकेशन लेवल पर मैं आपको बताऊंगा कि एक जो फॉर एग्जांपल नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट के एग्ज़ाम में अगर किसी गरीब बच्चे के 85-86 फॉर एग्जांपल मार्जिन है, अगर किसी गरीब के बच्चे के 84-83% भी मार्क्स हैं तो वो बेचारा वो एलिजिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर अमीर का बच्चा है तो उसके 64, 65, 70% भी परसेंटाइल है, इवन 55 भी परसेंटाइल है। अगर उसके पास में पैसा है तो मालूम है उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, उसका वो डॉक्टर बन जाएगा, वो इंजीनियर बन जाएगा। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इससे ज़्यादा भी खतरनाक कोई हो सकता है कि वन हु डिजर्व्स, one who has got marks above 80%, he is not getting admission, and one who has got marks around 50%, he is getting admission just because he has got money. So can we say कि money has replaced merits? Merits, definitely money has totally replaced merits. तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये है। फिर दूसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पर जो ये जो यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें अव्वल तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी हाल हो गया है कि उनमें जाकर आप अंदर एटमॉस्फेयर देखिए कि वही सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर सारे के सारे जो फ्रीडम का पूरा माहौल है वो वहाँ भी क्रिएट हो गया है। वहाँ भी बड़ी तादाद में आपको लोग चरस, गांजा और ड्रग्स के एडिक्ट मिलेंगे, शराब पीते मिलेंगे, और भी सारी दुनिया भर की एक्टिविटीज़ जो सेक्सुअल वो हैं, पोर्नोग्राफी, उनमें बहुत मुलव्विस मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें चूँकि बिकॉज उनकी चीज़ों की तरफ फोकस नहीं है, बिकॉज फोकस इसलिए नहीं है कि वो तो पार्ट ऑफ मनी मेकिंग है, तो उनको तो अगर आपको सब गवर्नमेंट को सब पता होता है कि इनसे कितनी खतरनाक चीज़ें हैं, लेकिन वो तो दे आर ओनली लुकिंग आफ्टर द मनी। उनको तो मनी चाहिए बस, दैट इज़ देयर फैक्टर। तो वो सारा का सारा वजह जो है पूरी की पूरी तबाह करने वाली पड़ रही है। और उसी की वजह से कि जब आदमी को टोटली आदमी की लाइफ कमर्शलाइज हो जाएगी एंड इज़ ऑलवेज लुकिंग आफ्टर मेकिंग मनी एंड नथिंग, और उसके अलावा जब भी उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो वो उस तमाम किस्म के सब्सटेंशियल अब्यूज़ में पड़ा होगा, तो जाहिर है फिर वो फैमिली के दरमियान जो आपस में कोहिजन होगा या पड़ोसियों से जो ताल्लुक़ हों या दोस्तों में, वो एक दूसरे की मदद करने का जो जज्बा वो कहाँ रहेगा।
3 एडवाइजर्स डॉक्टर जावेद साहब के कि इस बीमारी को ठीक करने की हर फैमिली अपने लेवल पे कोशिश कर सकती है, नौजवान हो, पेरेंट्स हों या बड़े हों, वो ऐसे 3 कौन से कामों को इख्तियार कर लें कि न्यूक्लियस फैमिली के जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको रिटेन भी किया जाए, बहाल भी किया जाए, ग्रो भी देखिए, किया जाए। पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि तमाम, और मैं सिर्फ ये मुसलमानों से नहीं कह रहा हूँ, किसी सभी रिलीजन को तमाम मानने वालों से कह रहा हूँ जी, कि जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा बचपन से दिमागों में डालने की ज़रूरत है। जी, और एक गॉड का फियर दिमाग में पैदा करना है, गॉड की मोहब्बत, बल्कि मैं फियर के बजाय मोहब्बत कहूँगा जी, कि गॉड की मोहब्बत पैदा करें कि क्या चीज़ गॉड को पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, ये बचपन से दिमागों में बैठा देनी चाहिए। तो उससे जो है एक, और आपस में ये भी बताएं कि गॉड को किस तरीके से एक दूसरे की मदद करना कितना पसंद है, एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करना कितना पसंद है, या पड़ोसियों के साथ में अच्छा बिहेवियर कितना पसंद है। ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएँ और उनको ये बताया जाए कि भाई पेरेंट्स का कितना लिहाजदारी सब तमाम मज़ाहिब ने सिखाई है। इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में आयात और हदीस मौजूद हैं, कुरान की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कि कितना जो है बच्चों के दरमियान आपस में रिलेशनशिप कितनी मजबूत होनी चाहिए। और उसके पीछे वही जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं ये मानता हूँ कि दे शुड नो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स हो, तो उनको ये पता हो कि क्या गलत है क्या सही है, क्या चीज़ें हमारे लाइफ को इम्प्रूव करेंगी और क्या चीज़ें गॉड को पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा दिमागों में और तो आपस में ये पैदा हो जाएगा कि भाई ठीक है, हम ये माने सबके अंदर वीकनेसेस होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्कुल टोटली 100% कोई करेक्ट होता है या होता है, लेकिन हम एक दूसरे की वीकनेसेस को हाईलाइट करने के बजाय उन वीकनेसेस को उसकी थोड़ा दूर करने की कोशिश करें और उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें और एक दूसरे की अच्छाइयों को उजागर करें। सर, जो भी समझदार लोग हैं सोसाइटी में, कंट्री में, जिनको लगता है कि यार देश में बहुत कुछ गलत भी हो रहा है कई एतबार से, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड चीज़ों में, इकोनॉमिकल फोरम पे हो जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी हिट कर रही है, वो ऐसा तो नहीं है कि एक रिलीजन ही उससे परेशान होगा, सारे लोग उसमें मुब्तला हो रहे हैं, सब परेशान भी हो रहे हैं। एनी इंटेलेक्चुअल पर्सन, एनीबडी हु हैज़ एनी सेंस ऑफ सोसाइटी, गुडनेस, काइंडनेस और समबडी हु वांट्स टू डू समथिंग गुड, ऐसे कौन से चीज़ों पे वो काम करे, कंट्रीब्यूट करे कि वो चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ जाएं? क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा भी है, या फिर मैं ये कहूँगा कि ऐसा माना जा सकता है कि बहुत सारे लोग हसासियत को रखते हुए कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए, एक तो मैं इस बात पे जोर देता हूँ ख़ासतौर पे इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज इन इंडिया मोर देन 95% ऑफ द पीपल आर रिलीजियस पीपल, दे स्ट्रांगली बिलीव इन देयर ओन रिलीजन, विच एवर रिलीजन दे बिलोंग टू। जी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमें यह एहसास हो जाना चाहिए कि ऑल रिलीजन्स शुड यूनाइट on the ground of common religious morality rather than hate each other on the ground of different religious identities. आइडेंटिटी की बुनियाद पर नहीं, हमें मॉरलिटी जो हमारी कॉमन है। भाई अगर हम शराब को एक मुसलमान बुरा समझ रहा है तो हिंदू भी बुरा समझ रहा है, सही। जुआ को हिंदू भी बुरा समझ रहा है, मुसलमान भी बुरा समझ रहा है। फैमिली वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज सब जगह कॉमन है। तो एक तो ये कि आपस में मल्टीपल कम्युनिटीज को यूनाइट होना पड़ेगा। It's a duty of intellectuals, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल्स। और इंटेलेक्चुअल्स को बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, जब तक देखिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं होती तब तक काम नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हर लेवल पे होना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज्ड लेवल नेशनल लेवल पर भी हो, स्टेट लेवल पर भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, इवन मोहल्ला लेवल पर भी हो, माइक्रो लेवल पर भी हो। और वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में ये सारे पॉइंट्स सब क्लियर होने चाहिए कि भाई ये सारे पॉइंट्स जो है हमको रखने हैं। स्पेशल फोकस हमारा होगा कि लाइफ स्टाइल के ऊपर और किस तरीके से हम जिंदगी गुजारें, और खास तौर पर प्रायोरिटी हमारी होगी कि विच आर डेंजरस फॉर हेल्थ एंड सोसाइटी, दोज थिंग्स वी हैव टू कैंपेन अगेंस्ट देम। सो दीज थिंग्स। और इसमें ख़ास तौर पर जैसे मुसलमानों को मैं एडवाइस दूंगा कि भाई जो जुमे के खुतबात हैं उनमें वो ख़ास तौर पर इन चीज़ों का स्पेशली जो चीज़ें तस्करा करें, जो चीज़ें सोसाइटी के लिए बहुत नुकसानदेह हो रही हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करें फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बाकी रिलीजन के लोग भी अपने अपने अंदाज से उन चीज़ों को खूब वो करें। और आपस में देखिए, इंडिया जैसे कंट्री में ये इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट ऑल रिलीजन शुड कम टुगेदर against all these kinds of evils, whether these are related to social evils or even economic inequality, etc. all these things. सर, एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि इतनी बड़ी मासेस को चंद लोग किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, नैरेटिव को कैसे सेट कर रहे हैं, और कैसे इतने सारे लोग अपनी ही प्रोग्रेस और ग्रोथ
को नहीं समझ पा रहे हैं, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये इकोनॉमिक फोर्सेस है। ओके। हाँ, तो ये जिसे मैं कहता हूँ इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, कि इस दुनिया में इफ समबडी थिंक्स दैट इट इज एजुकेशन विच डोमिनेट्स, नो। इफ समबडी थिंक्स दैट साइंसेस डोमिनेट, नो। इफ समबडी थिंक्स रिलीजन डोमिनेट्स, ऑफ कोर्स रिलीजन हैज बिकम वेरी मच बिहाइंड. If somebody thinks ethics dominates, nothing. If anything dominates the world, it is pure economics. और इकोनॉमिक्स भी सिर्फ उनकी जो ऊपर बैठे हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रोल इतना हो गया है कि मैं तो आज की जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, दैट इज कॉर्पोरेटोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, run by the people and for the people. Right. Now this has become a corporate run by the agents of the corporate and for the corporate. जी। तो ये हाल हो गया है। तो उसमें उनका तो इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि भाई पब्लिक जो है को उसको उनको किस तरीके से वो ऐसे कामों में एंगेज करें जिनसे उनका मनी का इंटरेस्ट जुड़ा। तो जब तक हम इन चीज़ों के खिलाफ बाकायदा इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, इसके खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे, तब तक ये चीज़ें दूर होने वाली नहीं है। चीज़ें बिगाड़ ही पैदा करती रहेंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान की कमज़ोरियाँ क्या हैं। वो नफ्स की कमज़ोरियों को जानते हैं कि नफ्स जो है सामने पिक्चर्स देखना ज़्यादा चाहता है। वो नफ्स जो है ऐसी चीज़ें जो बॉडी को वो करती हों, झकझोरती हों, उनमें एक्साइटमेंट पैदा करती हों, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखना चाहता है। तो वो उस तरह की सारी चीज़ें, एक्साइटमेंट जिसे आजकल कहते हैं, वो तो उन चीज़ों को ज़्यादा पेश करते हैं, जिससे पब्लिक जाहिर है उनमें, चूँकि वो एक वीकनेसेस हैं, वो ह्यूमन वीकनेसेस हैं, उनमें इन्वॉल्व होती हैं और उससे उनको वो मनी कमाते हैं। तो क्या आपका इशारा डायरेक्टली ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, Definitely, they have become totally they are being governed by the economic interests, nothing else. They have nothing to do with health. They have nothing to do with the peace. They are only interested in making money through commercialization of human susceptibilities. This is their only aim. और वो उसमें वो तमाम इंसान की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इंसान के दिमाग को इस तरह एंगेज करना चाहते हैं जिससे हर वक्त वो ऐसे काम करता रहे जिससे उसका पैसा जो है वहाँ जाता रहे। अपना फैसला कुछ नहीं है, वो तो मजबूर है। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों गैम्बलिंग रिलेटेड कितनी ऑनलाइन गैम्बलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं। मैंने एक ज़माने में बहुत लिखा, अब थोड़ा बहुत ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर कुछ रूल बनाए, लेकिन वो भी जस्ट ऑन पेपर हैं, उसको नहीं होता है। तो उसमें आदमी को पता है कि वो, लेकिन उसको इस तरीके से वो करते हैं, उसको मनूवर करते हैं कि वो बेचारा ना चाहते हुए भी मालूम है उसमें पैसा गंवा बैठता है। तो वो उनका पूरा टेक्निक है। उसको जब तक उसके खिलाफ हम ऑर्गेनाइज लेवल पर, कंट्री लेवल पर, हर लेवल पर कैंपेन नहीं करेंगे, एंड वी हैव टू ब्रिंग ऑल ग्रुप्स एंड ऑल कम्युनिटीज़ टुगेदर, जब तक वो चीज़ दूर नहीं हो सकती। और जब तक इसको बहुत लार्ज स्केल इसके ऊपर कैंपेन नहीं चलेगा, तब तक ये चीज़ दूर नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें बड़ा सस्टेन्ड कैंपेन की स्टार्ट करने की ज़रूरत है एट एवरी पॉसिबल लेवल। सर, ये आपकी बुक द मुस्लिम विजन ऑफ सेक्युलर इंडिया, इस बुक के ताल्लुक़ से फिर आपकी मुलाकात राहुल गांधी से, इस बुक का विज़न, ये सब चीज़ें कैसे हुई? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि 2011 में मुझे कुछ लोगों ने, ख़ास तौर पर के रहमान ख़ान जो ज़माने में डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा थे, और सिराजुद्दीन कुरैशी, इन लोगों ने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया और इन लोगों के कहने पर ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। और उस वक्त पर्पस मेरे सामने ये रखा गया कि मुझको एक मुसलमानों का एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसमें मुसलमानों की सारी प्रॉब्लम्स हाईलाइट हों और उसका एक पूरा एक डिटेल्ड प्लान तैयार हो कि किस तरीके से मुसलमान डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से एम्पावर अपना आप को कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने वो डॉक्यूमेंट तैयार किया और वो पहले डॉक्यूमेंट जो है 2012 में वो रिलीज़ हुआ डॉक्यूमेंट की शक्ल में, जो बाद में एक किताब की शक्ल में बाद में आया। पहले एक सिंपल डॉक्यूमेंट के तौर पर रिलीज़ हुआ था दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, और उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसमें उस ज़माने के माइनॉरिटी मिनिस्टर सलमान खुर्शीद, के रहमान ख़ान उस ज़माने में डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा थे, और बड़ी तादाद में कई और मिनिस्टर्स और MPs बड़ी तादाद में मौजूद थे उसके अंदर, और भी बहुत इंटेलेक्चुअल तबका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था उस प्रोग्राम के अंदर। और उसके बाद में चूँकि उसमें मैंने पूरा एक 4 स्टेज पर प्लान तैयार किया था कि हमारी 4 स्टेज पे 4 मैदानों में हमें फील्ड्स में वो करना है। तो उसके बाद में मुझको राहुल गांधी की तरफ से भी एक इनविटेशन आया था कि वो मुझसे मिलना चाहते थे। तो मेरी उनसे एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी, ऑलमोस्ट विच लास्टेड अराउंड 50 मिनट्स, और उसमें उन्होंने मैंने पूरा उनको
प्रेजेंटेशन दिया था एक, और उसमें प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट थे कि एक पार्ट ये कि हम क्या समझते हैं कि पूरा इंडिया एज ए होल उसमें क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें उनको इनकम इनइक्वलिटी पर बहुत जोर दिया था, कॉरपोरेट वर्ल्ड के रोल के ऊपर, और बहुत ज़्यादा मैंने इस बात पे जोर दिया था कि द मेजर फैक्टर इज़ रोल ऑफ कॉरपोरेट। और मुझे खुशी है कि उसके बाद में कांग्रेस ने उसको कॉरपोरेट वर्ल्ड के डोमिनेंस को एक इशू बनाया है पूरा, और तो वो उसके ऊपर बड़ी लंबी उनसे पूरी हुई थी। उसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा कंट्री में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का भी मैंने बहुत बात की थी उनसे। और तो वो उस तरह की बात की थी। मैंने ये भी बात कही थी कि राइट टू हेल्थ शुड बी मेड ए फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद में फिर मैंने उनको पूरा मुस्लिम इश्यूज़ को भी ऊपर फोकस किया, और वो बार बार मुझसे क्वेश्चन बीच में कर रहे थे, मैं उनको पूरा एक्सप्लेन किया था। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। और उसके बाद में मैं उनसे रेगुलर मैं कम्युनिकेशन उनको अपने, उन्होंने जो कहा था कि मैं कम्युनिकेट करता रहूं, तो उनको मैं कभी कभी लेटर्स लिखता रहता हूं। तो ये हुआ। इसमें मैंने 4 उसके लेवल के ऊपर बात की है कि एक नंबर 1 हमने कहा आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट। चूँकि इससे पहले क्या होता था कि जो मुसलमान जो काम कर रहे थे जितना मुस्लिम डेवलपमेंट के ऊपर, वो ज़्यादातर 2 चीज़ों पर ही बात होती थी, या तो एजुकेशन के ऊपर या थोड़ा बहुत रिलीजन के ऊपर, बाकी और इश्यूज़ कवर नहीं होते थे। तो मैंने 4 फील्ड्स की बात की है। एक नंबर 1 आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट। आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट में मेरा जोर इस बात पर था कि हम सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम हमने बस ठीक है नमाज़ पढ़ना रोज़ा रखना सीख लिया, हमें इस्लाम के बुनियादी उसूलों की सही समझ होनी चाहिए। इस्लाम के तकाज़े क्या हैं दुनिया में वो हमें पता होना चाहिए। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ लोग गलत बयानी करते हैं उसका जवाब हमें मालूम होना चाहिए। और हमें पूरे वर्ल्ड में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको इस्लाम की रोशनी में स्टडी करने की भी, ये इसी सब्जेक्ट को मैंने आगे चलकर अप्लाइड इस्लामिक्स का नाम दिया है कि तमाम चीज़ों की हमें समझ होनी चाहिए और इसको हमें बाकायदा एक उस बड़े लेवल पर इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। और नंबर 2 पर फिर हमने कहा कि इसको हमने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर जोर दिया मैंने कि जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक बाकी सारी फील्ड्स में भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चूँकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बस शर्त यही है कि इस्लामिक बाउंड्रीज़ में रहते हुए हम पैसा कमाएं, इस्लामिक बाउंड्रीज़ में रहते हुए पैसा खर्च करें। उसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, तो बिज़नेस इज़ द मस्ट। बिज़नेस के बगैर कोई भी कम्युनिटी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती। शर्त बस वही है कि इस्लामिक बाउंड्रीज़ में रहते हुए हम किसी कोई गलत किस्म के व्यापार नहीं करेंगे। तो बिज़नेस में जो यानी इवन बड़े लेवल का बिज़नेस भी, मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी, हर फील्ड में देखिए हिंदुस्तान में 1000 तकरीबन जो कॉरपोरेट लेवल की इंडस्ट्री है उनमें से मुश्किल से 6 या 7, बहुत हद से पहले फिगर 10 होती थी, अब शायद उससे भी कम हो गई है, कि वो मुसलमान उनके चेयरमैन हैं, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन 150 होनी चाहिए थी तकरीबन। तो उस लेवल पर मुसलमान होने आते हैं। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें मुसलमान इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्जर स्केल, फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री है, गारमेंट्स इंडस्ट्री है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत टूरिज़्म है जिनमें मुसलमान ख़ास तौर पर टूरिज़्म में कश्मीर है, इस तरह की जो बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक फील्ड में मैंने बहुत जोर दिया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया, और उसमें ज़ाहिर इस्लाम के जो फील्ड्स हैं ज़कात वगैरह उनके ऊपर बहुत एम्फेसिस डाला, और इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की बात भी की। और फिर नंबर 3 पर मैंने बात कही है सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट में मैंने 4 मुद्दे रखे हैं कि एक नंबर 1 एजुकेशनल एम्पावरमेंट जी, नंबर 2 जो सोशल इविल्स के खिलाफ कैंपेन, और नंबर 3 एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अंडर इस्लामिक गाइडलाइंस, उनके इस्लामिक पैरामीटर्स में रहते हुए उनके कैंपेन, और नंबर 4 आपस में सोसाइटी में कोहिजन पैदा हो। तो इन चीज़ों को हमने सोशल एम्पावरमेंट का नाम दिया है। और फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में मैंने इस बात पे जोर दिया कि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव इन पार्लियामेंट और असेंबलीज और म्यूनिसिपल बोर्ड्स, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वी शुड बी एबल टू रेज द इशूज़। और इश्यूज़ हम सिर्फ मुस्लिम इश्यूज़ नहीं बल्कि पूरे नेशनल इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है पूरी सोसाइटी के लिए, उनको उनके ऊपर कैंपेन करना सीखें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें। हम इस पोजीशन में आएँ कि हम जो है गवर्नमेंट को ऐसे लॉज पास कराएं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये मैंने 4 फील्ड उसके अंदर रखी है जी, कि जब तक हम चारों पे इकट्ठे वर्क नहीं करेंगे तब तक हम डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और उसमें हमें जब इश्यूज़ में सिर्फ हमें अपने लिए नहीं सोचना बल्कि पूरे कंट्री और पूरे वर्ल्ड के लिए भी सोचना है। ये सबके लिए एप्लीकेबल, सबकी जी। सर लास्ट में आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि डॉक्टर जावेद साहब का जो है कोर प्रिंसिपल जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हमारी ऑडियंसेस तक तो पहुँचे तो हर एक के लिए मुफीद हो,
आप अपना कोर प्रिंसिपल अगर शेयर करें। देखिए, कोर प्रिंसिपल प्योरली अगर मैं रिलीजियस एंगल से बात करूं तो जाहिर है तकवा सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल होता है। जी। और तकवे का मतलब ये होता है कि हम जो भी काम करें हमारे जहन में ये रहे कि ये काम अल्लाह को पसंद है कि नहीं है। जो काम अल्लाह को पसंद है वो हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो काम अल्लाह को पसंद नहीं उससे हम दूरी इख्तियार करें। तो तकवा, लेकिन इसको मैं अगर इसको मतलब अन इस्लामिक लैंग्वेज में भी बात करूं तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे लोग भी ये क्लियर माइंड में रखें कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। और अच्छी और बुरी का सबसे बड़ा मेयार हेल्थ है, कि जो चीज़ हेल्थ में भी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फैमिली हेल्थ, ये सब एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। कि जो चीज़ें इन चीज़ों को नुकसान दे रही हैं वो बुरी हैं, जो इन चीज़ों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं वो अच्छी हैं। अगर ये मेयार बना लेंगे तो बस चाहे कोई किसी आइडियोलॉजी को मानने वाला उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा बेहतरीन ट्रांसपेरेंट सा पैरामीटर आपने जो है हम सब के सामने पेश किया है, देश के सामने पेश किया है। अपने आखिर में अपनी ऑडियंस से यही कहूँगा कि देखिए, ये जितना मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया है डॉक्टर जावेद जमील साहब से, उसका खुलासा कलाम मैं जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो यही है कि एक तो हम अपने इंटेलेक्चुअल जो लेवल हैं उसको देखते रहें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और जो पॉइंट पे सर आए थे जहाँ पे आपने बार बार रिपीटेडली कहा कि कैपिटलिज्म और कॉरपोरेट का आप जिक्र कर रहे थे, ये जो माफिया है, ये जो माइंडसेट है, ये जो लोग हैं जो सारे स्ट्रिंग्स को सोसाइटी के कंट्रोल करते हैं और कर रहे हैं, कहीं हम इनके हाथ में ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं बन गए हैं कि तमाम फैसले हमारे अपने वही ले रहे हैं इनडायरेक्टली और अनकॉन्शियसली, या हम सबकॉन्शियसली ऐसे हो गए हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे चॉइसेस क्या हैं, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, हमारे लिए बेहतर क्या है और हम अपने लिए क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी ही पर्सनल ज़िंदगियों से हमारी पर्सनल ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं, मगर हम हर रोज़ उस कंटेंट से मुतासिर हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं, जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं और जिस चीज़ में हम मसरूफ़ हैं। हम किताबों से दूर हैं, लिहाजा हम एंटरटेनमेंट के करीब हैं। हम इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से दूर हैं, लिहाजा हम गॉसिप्स से करीब में हैं। हम सोसाइटी के ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिनका मिलना भी मायने ख़ेज़ नहीं है ज़्यादा, और वो बहुत ही लिमिटेड वक्त के लिए है। और जो असल मकसद ज़िंदगी है, जिसका हम पे, हमारी फैमिलीज़ पे, हमारे आने वाली जनरेशन्स पे असर करता है, उसके लिए हमारी मेहनतें भी बिल्कुल नाक़िस हैं, बिल्कुल थोड़ी हैं, और उसके लिए हमारी जद्दोजहद भी नहीं है। तो हम दो डायमेंशन में जी रहे हैं। एक वो डायमेंशन है जो हमारे ख़याल में है कि ये कामयाबी है, और दूसरा डायमेंशन वो है जिसमें हम ख़ुद भी मसरूफ़ हैं एक डोपामिन के तहत, और हम कई सारे लोगों को उसी डोपामिन में मसरूफ़ रख रहे हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आप देखेंगे सोसाइटी में कई सारे लोग जो हैं मोबाइल ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। कंटेंट के नाम पे क्या बन रहा है और क्या देखा जा रहा है, और वो जो बनाया जा रहा है उससे इन्फ्लुएंस क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू इन्फ्लुएंसिंग, कि किस चीज़ को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप कौन सा पैगाम दे रहे हो। क्या वो किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है, क्या वो किसी को मेंटल ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है, क्या वो किसी को इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। जो पैरामीटर्स डॉक्टर जावेद जमील साहब ने बताए, उन्हीं पैरामीटर्स के तहत आप देखिए कि हम सब इस वक्त कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किस जो है पैरामीटर को अफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Either you are helping the society, your family, your life, the people who are connected with you, or you are a destruction for yourself and your family and the society as a whole, and it's a complete collapse of the system itself when one person starts calling other people towards things which are nowhere necessary, nowhere productive, nowhere effective, nowhere positive in the life. यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि आप क्या बना रहे हैं और उससे क्या आप लोगों में मैसेज पहुंचा रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने इस पूरे पॉडकास्ट में आएंगी। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी प्रोफेसर जावेद जमील साहब की ऐसी इम्पैक्टफुल किताबें हैं जिनके ऊपर हम एक एक सिंगल सेशन ज़रूर शुरू करेंगे और चाहेंगे कि जो हिंदुस्तान का यूथ है वो भी कनेक्ट हो जाए और अपने सवालों को पेश करे और इन बुक्स का ज़रूर मुताला करे और अपनी ज़िंदगियों में प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ की तरफ हम सब काम करें। थैंक यू। जय हिंद।